स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग और आज का हमारा पार्ट है जोन 5.3। तो इसके अंदर हमें देखो दो चीज़ें देखने को मिली हैं, पहली डेलीगेशन एंड दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन। तो अभी हम समझते हैं डेलीगेशन क्या होता है। देखिए डेलीगेशन का मतलब यही है कि जो हमारा मैनेजर होता है उसके ऊपर काफ़ी सारा वर्क का लोड होता है, ठीक है। तो जितना उसके ऊपर वर्क का लोड होता है तो इससे क्या होता है, ये उसकी एफिशिएंसी के ऊपर दबाव डालता है, यानी कि एक अकेला पर्सन काफ़ी सारे काम को एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना अच्छा काम क्यों ना करता हो। तो इसीलिए क्या करता है यार, हमें कुछ अपने अधिकारों का अंतरण कर देना चाहिए, यानी डेलीगेशन कर देना चाहिए, ताकि हमारा काम अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से पूरा हो सके और उसमें इफिशियंसी बरकरार रहे। तो उसी की यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है, डेलीगेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इट इज नीड इज फेल्ट व्हेन ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड ऑन अ मैनेजर he is unable to perform all the jobs independently. In this situation he divide his work among the subordinates। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि एक प्रबंधक चाहे कितना ही सक्षम हो लेकिन फिर भी सभी कार्यों को वह स्वयं नहीं कर सकता। काम का आकार उसे स्वयं को पूरा करने के लिए स्वयं को पूरा करने में अक्षम बना देती है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसे संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए तथा कार्य को नियमित रूप से पूरा करने के लिए अपने अधिकारों का अंतरण यानी डेलीगेशन कर देना चाहिए, निश्चित ही करना चाहिए, तभी हमारा हर एक काम एक एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट हो पाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डेलीगेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, क्या क्या हमें मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। इसका मतलब ये है, दो फर्स्ट हमारे पास आता है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का या फिर अधिकार का मतलब ये है कि जो हमारा मैनेजर है उसके पास ये अधिकार है कि जो अपने से नीचे अपनी जगह पे वो काम करवा रहा है कुछ कर्मचारियों को, तो उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं और अल्टीमेटली जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं वो उनकी सब बातें माननी पड़ेंगी। तो ऑथोरिटी के बाद आती है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब मैनेजर द्वारा उसके कर्मचारियों को यानी उसके अधिकार के अंदर जितने भी हमारे कर्मचारी आ रहे हैं उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं, उनके काम बताए गए हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनका पूरा करे। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है, इट रेफर टू द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी, यानी कि जो उनको ड्यूटी दी गई है उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करें, यही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आता है। थर्ड आता है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि भले ही हमने जितना भी काम मेरा कोई काम है मैंने 3 जगहों के अंदर डिवाइड कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि जब मुझे आगे जवाब देना होगा तो वो 3% जवाब देंगे, नहीं, जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। यानी कि जब मैनेजर अपने किसी काम को डिवाइड कर देता है तो जो डिवीजन किया हुआ वर्क होता है वो सिर्फ वर्क करने तक ही सीमित रहते हैं, यानी जो उन्हें काम बताया गया है वो काम करेंगे, पूरा कर देंगे अच्छे से, बट जो आगे हमें अथॉरिटी को जवाब देना है वो हमें ही देना पड़ेगा, यानी मैनेजर को देना पड़ेगा। तो ये थे हमारे कुछ एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। अब हम पढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने को मिलती है हमें इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो फर्स्ट आता है हमारे पास इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि बेसिकली इससे हमारी अल्टीमेटली मैनेजमेंट काफ़ी इफेक्ट करती है। वो क्यों, यानी जब मैनेजर अपने छोटे मोटे कामों को डिवाइड कर देता है कुछ कर्मचारियों के बीच में या कुछ एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो वो अपने मेन काम पर फोकस कर सकता है, और जब वो मेन काम पर फोकस करेगा तो अल्टीमेटली हमारी मैनेजमेंट ग्रो करेगी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। तो एलिमेंट इफेक्टिव रहती है हमारी मैनेजमेंट इससे। दूसरा एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, यानी एम्प्लॉयज़ की अल्टीमेटली डेवलपमेंट ही होती है, यानी जब वो मैनेजर का वर्क करना शुरू कर देते हैं तो उन्हें गेन होता है टैलेंट, उन्हें गेन होता है एक्सपीरियंस, जिससे जाके वो आगे और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ की भी डेवलपमेंट हो रही है। तीसरा ये मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़, यानी कि जब हमारे एम्प्लॉयज़ मैनेजर का वर्क कुछ परफॉर्म करने लग जाते हैं, जब उन्हें टैलेंट आने लग जाता है, उन्हें एक्सपीरियंस गेन होने लगता है, तो उन्हें फील होती है मोटिवेशन सी कि भाई हम ये वाला काम परफॉर्म कर रहे हैं, हम इतने काबिल हो गए, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हमारा मोटिवेशन टू एम्प्लॉय बना रहता है। देन फैसिलिटी टू ग्रोथ, यानी कि जब हमारा मेन काम पर फोकस होता है तो बेसिकली फैसिलिटी रहती है कि हम जल्द से जल्द ग्रोथ कर सकें और अपने गोल को अचीव कर सकें। फिफ्थ आता है बेसिक ऑफ मैनेजमेंट हायरार्ची। इसका मतलब ये है कि जब हमारी मैनेजमेंट का बेसिक ही समझ जाता है तो अल्टीमेटली हम ग्रोथ करने लग जाते हैं। और सिक्स्थ आता है बेटर कोऑर्डिनेशन, यानी कि इस काम के थ्रू यानी इस फंक्शन के थ्रू हमारा क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन काफ़ी बेटर वे में बना रहता है। वो कैसे, यानी कि अल्टीमेटली हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इन सब के बीच में यार रिलेशनशिप मेंटेन होता है, यानी लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन बनता है। तो बेसिकली बेटर ऑफ कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आई होप आपकी समझ में आए होंगे सारे इंपॉर्टेंस। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। अब हम बढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। सो स्टूडेंट्स अब हमें टॉपिक देखने को मिलता है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझते हैं। देखिए कुछ जो है मिलता जुलता रहता है हमारे डेलीगेशन के थ्रू। तो डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू द सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट टू द lowest level to all authority except that which can only be exercised as central points, यानी कि जब हम सेंट्रल पॉइंट्स के ऊपर कोई विचार करते हैं या उसके ऊपर कोई मैनेजमेंट लाते हैं तो उसको पहुंचाना बेसिकली लोअर लेवल की तरफ,
यानी कि लोएस्ट लेवल जितना भी होता है हमारा हर एक अथॉरिटी का, वहाँ तक पहुँचाना डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। यानी कि उस एफर्ट्स को डेलीगेट कर दिया जाता है हमारे लोवेस्ट लेवल से हर एक अथॉरिटी की, एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज एंड द सेंट्रल पॉइंट्स, यानी कि वो एक्सरसाइज कर सकें हमारे सेंट्रल पॉइंट्स के ऊपर। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ लिख रखा है मैंने, यदि निर्णय लेने का अधिकार केवल उच्च स्तरीय प्रबंधन को ही होता है तो वह संगठन केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। बट यदि यही अधिकार अंतरित कर दिया जाता है यानी फैला दिया जाता है अपनी सब अथॉरिटी की लोएस्ट लेवल में भी और जो उन पे काम कर रहे हैं उन पे भी, तो इसे विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। परंतु ये कार्यवाही केवल चुनिंदा अधिकारों के अंतरण में ही अपनाई जाती है तथा इस पर भी विश्वास कर लिया जाता है कि लोग योग्य हैं और साथ में भरोसेमंद भी हैं। यानी जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है हर एक मुद्दे के ऊपर उठा लिया और जो हमने योजना बनाई है, जो हमने पॉइंट्स रखे हैं वो हर एक अथॉरिटी की लोवेस्ट लेवल को डाल दिया। इससे जो है हमारा क्या होती है, सीक्रेट बने हुए नहीं रहते, सीक्रेट लीक हो जाते हैं हमारी कंपनी के। तो ये जो काम अपनाया जाता है, ये कार्रवाई अपनाई जाती है, सिर्फ चुनिंदा मुद्दों पे अपनाई जाती है। वो भी ये अज्यूम कर लिया जाता है कि जो हम ये काम कर रहे हैं तो हमारे लोग हम इस काम के योग्य हैं और भरोसेमंद भी हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर कि क्या इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है डिसेंट्रलाइजेशन की। सो स्टूडेंट्स, अब हमें देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट्स हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ फर्स्ट आती है डेवलप इंटाइटिविटी अमंग सब ऑर्डिनेट्स, यानी कि जब हम अपने प्लान को डिवाइड कर देते हैं सारी अथॉरिटी के अंदर, उनकी लोवेस्ट लेवल की अथॉरिटी के अंदर, तो बेसिकली क्या हो जाती है हमारी डेवलपमेंट तो होती है, सभी चीज़ों पर चल जाती है सबको और वो उसी के मुताबिक सब काम करते हैं। और सेकंड आता है हमारे पास डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट्स फॉर द फ्यूचर, यानी कि जब हम अपने सेंट्रल पॉइंट को ही सभी के अंदर बांट देते हैं कि हम इस पे काम करने वाले हैं, और इस टॉपिक पे आपको काम करना है, तो बेसिकली जब वो सेंट्रल पॉइंट के ऊपर अपना कोई काम करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपना, तो उनका टैलेंट बढ़ रहा है और एज वेल एज एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, तो उनके फ्यूचरिस्टिक में पर्पस में काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। देन क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी कि इसके अंदर स्केलर चेन का यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। और फोर्थ आता है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, यानी कि टॉप मैनेजमेंट का काफ़ी सारा काम जो है वो छोटी छोटी अथॉरिटी करती हैं अपने बिजनेस एक्टिविटी में, ठीक है। फिफ्थ आता है फैसिलिटी टू ग्रोथ, यानी कि जब हम अपने काम को हर एक अथॉरिटी के अंदर जो हमारी बिजनेस में काम कर रही है, जब उसमें डिवाइड कर देते हैं तो हमारी ग्रोथ होने की फैसिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। देन बेटर कंट्रोल, और सभी के ऊपर कंट्रोल रखना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये आती है हमारे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। आई होप आपके चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट क्लियर समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी भी वीडियो के पार्ट में या फिर आज ही क्लास के अंदर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।